हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रगति गुरुकुल चैनल पर बहुत स्वागत है। आज हम प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट का व्यवसाय अध्ययन का पेपर देखेंगे। इसमें हम शुरुआत करते हैं एमसीक्यू से, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। पहला देखते हैं, निम्न में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है। ऑप्शन दिया है अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, देश की संरचना, परिवार का गठन। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों परिवार का गठन। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अभिप्रेरण का सिद्धांत जो आवश्यकताओं को क्रमबद्ध करता है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उत्तर है अब्राहम मैस्लो, फ्रेंड लूथर, स्कॉट पीटर एफ डुकर। चार ऑप्शन थे, आंसर क्या होगा अब्राहम मैस्लो। अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र सहायक होता है किसके। ऑप्शन है संगठनात्मक लक्ष्यों के निष्पादन, कर्मचारियों की मनोदशा के संवर्धन में, तीसरा दिया है मानकों की यथार्थ के निर्णय में, और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका उत्तर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है ऋणपत्र, पूर्वाधिकारी अंश, संपदा अंश पूंजी, प्रतिधारित उपार्जन। तो वित्त का सबसे सस्ता स्रोत होता है प्रतिधारित उपार्जन। अगला क्वेश्चन है, क्या करना है तथा क्या नहीं करना है, इसका निर्धारण किसके द्वारा होता है। आपको पता होगा क्या क्या होता है इसका आंसर दोस्तों प्रबंधक। वही देखता है ना कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, नियोजन प्रक्रिया का प्रथम वर्णन क्या है। वर्ण क्या है। लक्ष्यों का निर्धारण। सबसे पहला क्या होता है, गोल को सेट करना। तभी तो आप किसी कंपनी को मतलब आपका कंपनी का गोल क्या है, अगर यही आपने सेट नहीं किया है तो आप आगे कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहला होता है लक्ष्यों का निर्धारण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भर्ती के किसी एक बाह्य स्रोत का नाम बताइए। बाहरी स्रोत में एक स्रोत का नाम सबसे पहले तो विज्ञापन ही हो जाएगा, क्योंकि ये बाहरी स्रोत होता है। विज्ञापन हो गया, फिर आप रोजगार कार्यालय बोल सकते हो, रोजगार पोर्टल बोल सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है, कुछ भी बोल सकते हो आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है, उत्पादन के परिवहन को सुगम बनाने तथा उसे सुरक्षित रखने हेतु क्या किया जाता है। इसमें होता है दोस्तों सड़क परिवहन से मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए उसे सुरक्षित रखना होता है, उसके लिए वो सड़क परिवहन का इस्तेमाल करते हैं। अगला है, ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ये सब आप देख सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट मतलब थोड़े बड़े क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन है। 5 से 8 के एक शब्द वाक्य के हैं, तो वो 1 से 1 नंबर के क्वेश्चन है ना। उसके आगे क्या है, 9 से 13 के जो है उसको 40 शब्द में लिखना है, 3 नंबर के क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है, एक पेशे के रूप में प्रबंध की मूल विशेषताएं लिखिए। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए आपको 3 नंबर का ये 3 लिखने को दिया है। तो आप इसमें लिख सकते हैं प्रबंधन जो होता है वो मैनेजर होता है, उसकी मूल विशेषताओं में होता है इसको लिख के बताऊं कि ऐसे ही समझा दूं। पेशे के रूप में से आप कैसे समझ रहे हैं दोस्तों, एज अ प्रोफेशन जो मैनेजर होता है ना, उसकी मूल विशेषताएं हमें बतानी है इसमें। तो सबसे पहले तो होता है कि जो ये पेशे है, पेशे को ज्ञान के समूह पर आधारित करना, कि मतलब उसको उस प्रबंधन का ज्ञान होना चाहिए जो शिक्षा के द्वारा अर्जित की जाती है। तो पहला विशेषता ये हुआ कि भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह सभी पेशे ज्ञान के समूह पर आधारित होते हैं, जिससे शिक्षा से अर्जित किया जा सकता है। दूसरा क्या हुआ,
दूसरी विशेषता, इसमें 3 विशेषता लिखनी है, तो दूसरी विशेषता क्या होगी? पेशागत परिषद भारत में प्रबंधकों के अभ्यास के कई संगठन है। प्रबंधन के को पेशा बनाने के लिए बहुत सारे भारत में ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसे विशेष करते हैं, जैसे कि IIM हो गया, ठीक है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट, सबको पता है IIM। फिर बहुत सारे ऐसे अनगिनत कॉलेजेस हैं जो MBA और मैनेजमेंट कोर्सेज करवाते हैं, प्रबंधन कोर्सेज करवाते हैं, जिसने अपने सदस्यों के कार्यों के नियमन के लिए आचार संहिता बनाई। और अगला है सेवा का उद्देश्य। सभी व्यावसायिक संगठनों का मूल उद्देश्य उचित मूल्य पर गुणवत्ता पूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराकर उस समाज की सेवा करना। प्रबंधन का काम क्या होता है? काम को स्मूथ करना और कंपनी के अच्छे मतलब कार्य को भली भांति करना, व्यवसायिक संगठन को अच्छे से करना। तो ये इसकी 3 विशेषता हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है, उदारीकरण से क्या अभिप्राय है? तो इसे हमें बहुत ही कम शब्दों में लिखना है, 3 नंबर का है, तो हम लिख सकते हैं उदारीकरण से उदारीकरण करके डैश कर दीजिएगा, फिर नीचे लिखिएगा ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। उदारीकरण में वे सारी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिसके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियों, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रणों, प्रक्रियाओं आदि को समाप्त किया जाता है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ले आई जाती है। मतलब क्या होता है इसका मतलब कि कोई भी कार्य जो मतलब अभी क्या होता है, कोई प्राइवेट फर्म है उसके ऊपर सरकार अपना कंट्रोल करने लग जाती है तो वो अच्छे से ग्रो नहीं करता है। तो इसमें क्या है, सरकार अपना जो कंट्रोल है ना, नियंत्रण, वो ढीला कर देगी, वो कम कर देगी, जिससे वो कंपनी डेवलप हो। यही उदारीकरण का मतलब है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। अगर किसी फर्म को बार बार रोका जाए किसी कार्य को करने के लिए, तो फिर वो कैसे ग्रोथ करेगा? तो फिर उससे हमारा GDP भी असर करता है। इसीलिए अगर किसी कंपनी की विकास हमारे ढील से निर्भर करती है, तो सरकार थोड़ी सी ढील दे देती है। तो ये है उसका आंसर। आपको उदारीकरण समझ में आ गया होगा कि उदारीकरण का अर्थ क्या होता है। अब आप इस सबको अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ हार्डली 3 लाइन आपको लिखनी है इसमें। आगे देखते हैं, प्रशिक्षण तथा विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोई 3। तो देखते हैं कि क्या है। पहला देखते हैं, प्रशिक्षण जो है वो कर्मचारियों को किसी विशेष कार्य में, क्योंकि वो शिक्षा जो होती है वो किसी भी कर्मचारी को विशेष कार्य में निपुण करती है, जबकि विकास जो होता है वो कर्मचारी को सभी कार्यों में निपुण करता है। मतलब प्रशिक्षण मतलब एक लिमिटेड हो गया। इसका नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हुआ कि प्रशिक्षण जो है ना वो लिमिट होता है, उसमें मतलब वो एक लिमिट तक रहता है, उसके क्षेत्र सीमा कम होती है। और विकास जो होता है उसकी सीमा बड़ी होती है। मतलब जितना आपका विकास होगा, मतलब कैसे समझाओ, जितना आप कार्य करोगे उतना आपका विकास होगा, मतलब उसकी सीमा लंबी बड़ी होती है और प्रशिक्षण की सीमा कम होती है। तो ये हुआ प्रशिक्षण की सीमा कम, विकास की सीमा, क्षेत्र सीमा अधिक होती है, सीखने की क्षेत्र सीमा, ठीक है। और क्योंकि जितना आप सीखेंगे उतना आपका विकास होगा, तो बोलते हैं ना विकास ज्यादा होता है और प्रशिक्षण कम होता है। ये 2 हुए। और तीसरा हुआ, प्रशिक्षण की आवश्यकता प्रायः श्रमिक वर्ग एवं पर्यवेक्षीय वर्ग के लिए अधिक होती है, जबकि विकास की आवश्यकता प्रबंधकीय वर्ग के लिए अधिक होती है, ठीक है। एक और बता देती हूँ, प्रशिक्षण कार्य केंद्रित होता है जबकि विकास व्यक्तिगत होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बड़े आंसर्स को भी हम देखेंगे। अगर आपको और भी इससे रिलेटेड टॉपिक चाहिए या फिर आपको सारा ही समझना है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मैं पूरा क्वेश्चन पेपर आपको समझा दूंगी, जिससे कि आपको पासिंग मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आई होप आपका आज का पेपर अच्छा गया होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।